वेलकम। आज हम एक काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक एक्सप्लोर कर रहे हैं, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। हाँ, सुनने में शायद थोड़ा स्कूल की मैथ्स जैसा लगे, है ना? बिल्कुल। पर ये असल में काउंटिंग का एक बहुत पावरफुल तरीका है। सही कहा। और इस एक्सप्लोरेशन के लिए हमारे पास कुछ सोर्सेज भी हैं। एनसीईआरटी क्लास 11 की किताब का चैप्टर 6। हाँ, और पीडब्ल्यू क्लास 11 साइंस का एक यूट्यूब वीडियो भी है। इनके पार्ट्स देखेंगे। हाँ जी, इनकी मदद से हम समझेंगे कि कैसे मतलब जो कॉम्प्लेक्स काउंटिंग प्रॉब्लम्स लगती हैं उन्हें सिस्टमैटिकली सॉल्व किया जा सकता है। राइट। तो मिशन क्या है अपना? बेसिकली काउंटिंग के जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, हाँ, मूलभूत सिद्धांत जिन्हें कहते हैं। हाँ वो, फिर परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस, हाँ। इनको समझना है। और ये देखना है कि बिना पूरी लिस्ट बनाए हाँ, हम पॉसिबिलिटीज कैसे गिन सकते हैं, एग्जैक्टली। वो शॉर्टकट जानना है। और कोशिश करेंगे कि डिस्कशन इंटरेस्टिंग रहे। जरूर। अच्छा सोचिए, एक ट्रैवल बैग है नंबर लॉक वाला, 4 व्हील्स, 0 से 9 तक डिजिट्स हैं हर व्हील पर। ठीक है। आपको पहला डिजिट याद है 7, लेकिन आखिरी 3 भूल गए, और ये भी याद है कि कोई डिजिट रिपीट नहीं हुआ था। ओह, तो अब कितने सीक्वेंस ट्राई करने पड़ेंगे? ये तो सच में हो जाता है ना? या फिर वो टेक्स्ट बुक वाला एग्जाम्पल याद है, मोहन वाला? हाँ, मोहन के पास 3 अलग पैंट्स हैं और 2 अलग शर्ट्स। हाँ, तो कितने डिफरेंट तरीकों से वो एक पैंट और एक शर्ट का जोड़ा बना सकता है। ये सुनने में तो सिंपल लगता है, P1, P2, P3 और S1, S2। हाँ, यहीं से शुरू होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। हर पैंट के साथ वो कोई भी शर्ट पहन सकता है ना? हाँ, जैसे P1 के साथ S1 या S2। करेक्ट। P2 के साथ S1 या S2। P3 के साथ भी S1 या S2। तो ये हो गए P1 S1, P1 S2, P2 S1, P2 S2, P3 S1, P3 S2। कितने हुए? 6। यानी 3 पैंट्स के ऑप्शंस इंटू 2 शर्ट्स के ऑप्शंस इज इक्वल्स टू 6 तरीके। बस यही है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। अच्छा। टेक्निकली कहे तो अगर एक इवेंट m तरीकों से हो सकता है और उसके बाद दूसरा इवेंट n तरीकों से हो सकता है, ठीक है। तो दोनों इवेंट्स के सीक्वेंस में होने के कुल तरीके होंगे m into n। ओके, और ये सिर्फ 2 के लिए नहीं, ज्यादा इवेंट्स के लिए भी चलेगा, m into n into p। बिल्कुल, जैसे शबनम वाला एग्जाम्पल था किताब में, 2 स्कूल बैग, 3 टिफिन बॉक्स, 2 पानी की बोतल। हाँ, तो कितने तरीके से वो ये चीजें ले जा सकती है? 2 into 3 into 2 equals 12 तरीके। एग्जैक्टली 12 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ आइटम्स। गॉट इट। चलो इसको थोड़ा और यूज करते हैं। मान लो रोज शब्द है, 4 लेटर्स। हाँ, इनसे 4 लेटर वाले कितने अलग अलग वर्ड्स बन सकते हैं अगर कोई लेटर रिपीट ना हो? अच्छा सवाल है। सोचिए, 4 खाली जगह है। ठीक। पहली जगह भरने के लिए कितने ऑप्शंस हैं? चारों लेटर्स में से कोई भी, ROSE, तो 4 ऑप्शंस। हाँ, मान लीजिए R रख दिया। अब दूसरी जगह के लिए रेपिटेशन अलाउड नहीं है, तो R गया, बचे 3 ऑप्शंस, OSE, सही। फिर तीसरे के लिए 2 ऑप्शंस, और आखिरी के लिए। सिर्फ एक बचा हुआ लेटर। तो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से कुल वर्ड्स कितने हुए? 4 into 3 into 2 into 1, ये हुआ 24। बिल्कुल, 24 अलग अरेंजमेंट्स बन सकते हैं। लेकिन क्या होता अगर लेटर्स रिपीट हो सकते? जैसे रूम जैसा वर्ड भी बना सकते हैं। गुड क्वेश्चन। यहाँ कॉन्सेप्ट थोड़ा बदलता है। अगर रेपिटेशन अलाउड है हाँ, तो हर जगह के लिए आपके पास पूरे 4 ऑप्शंस रहेंगे। ROSE। मतलब पहली जगह के लिए 4 ऑप्शंस, दूसरी के लिए भी 4, हाँ, क्योंकि जो लेटर पहले यूज किया वो दोबारा यूज हो सकता है। तो तीसरी के लिए भी 4, चौथी के लिए भी 4। एग्जैक्टली। तो ये हो जाएगा 4 into 4 into 4 into 4, यानी 4 की पावर 4, 256 वर्ड्स। वाओ। हाँ, 24 से सीधे 256। रेपिटेशन अलाउ करने से पॉसिबिलिटीज कितनी बढ़ जाती हैं। सही में ये रिपीटेशन अलाउड वर्सेस नॉट अलाउड का फर्क समझना जरूरी है। बिल्कुल। अच्छा, एक और सिचुएशन देखते हैं। 5 अलग अलग रंग के फ्लैग्स हैं। ठीक है, 5 फ्लैग्स। कम से कम 2 फ्लैग्स यूज करके सिग्नल बनाना है। फ्लैग्स एक के नीचे एक लगेंगे। कम से कम 2, इसका मतलब 2 फ्लैग्स का सिग्नल, या 3 का, या 4 का, या 5 का। हाँ, ये सब पॉसिबिलिटीज शामिल हैं। 2 फ्लैग्स वाला सिग्नल भी चलेगा, 3 वाला भी, 4 वाला भी और 5 वाला भी। तो मतलब हमें इन सब केसेस को अलग अलग कैलकुलेट करके जोड़ना होगा। एग्जैक्टली। यहाँ और वाली सिचुएशन आ गई, या तो 2 फ्लैग्स और 3 फ्लैग्स, और ऐसे केसेस में हम एडिशन प्रिंसिपल यूज करते हैं। अच्छा, एडिशन प्रिंसिपल। तो पहले मल्टीप्लिकेशन से हर केस निकालें, फिर ऐड करें। हाँ, तो 2 फ्लैग्स का सिग्नल, पहले फ्लैग के लिए 5 ऑप्शंस, दूसरे के लिए 4। फ्लैग्स अलग हैं, कितने हुए? 5 into 4 equals 20 तरीके। ठीक। 3 फ्लैग्स के सिग्नल, 5 into 4 into 3, ये हो गया 60। करेक्ट। 4 फ्लैग्स 5 into 4 into 3 into 2 equals 120। और 5 फ्लैग्स के सिग्नल, 5 into 4 into 3 into 2 into 1, ये भी 120। राइट। तो अब टोटल सिग्नल्स कितने हुए? और है बीच में, तो इन सबको जोड़ देंगे, 20 plus 60 plus 120 plus 120 equals 320 सिग्नल्स। परफेक्ट। देखा, यहाँ मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल एंड हर केस के अंदर लगा, और एडिशन प्रिंसिपल और केसेस को जोड़ने के लिए। समझ गया। अच्छा, ये जो हम कर रहे थे रोज में लेटर्स अरेंज करना, फ्लैग्स अरेंज करना, हाँ, जहां ऑर्डर इंपॉर्टेंट था, हाँ, इसी कॉन्सेप्ट को फॉर्मली परम्यूटेशन कहते हैं, क्रमचय। एग्जैक्टली। परम्यूटेशन का मतलब ही है अरेंजमेंट, जिसमें ऑर्डर मैटर करता है। रोज में RO और OR अलग अलग परम्यूटेशंस हैं। हाँ, जैसे नंबर शब्द है, 6 लेटर्स,
NUMBER। हाँ अगर इनमें से 3 लेटर्स लेकर वर्ड्स बनाने हो बिना रेपिटेशन के, हाँ तो NUM, NMU, MUN ये सब अलग गिने जाएंगे हाँ क्योंकि ऑर्डर अलग है। हाँ तो कितने बनेंगे? वैसे ही सोचिए, पहली जगह के लिए 6 ऑप्शंस, दूसरी के लिए 5, तीसरी के लिए 4। तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 इक्वल्स 120 परम्यूटेशंस। बिल्कुल, फॉर्मली परम्यूटेशन की डेफिनेशन है an arrangement in a definite order of a number of objects taken some or all at a time. ये जो लंबे मल्टीप्लिकेशंस आ रहे हैं बार बार, जैसे 5 into 4 into 3 into 2 into 1 या 6 into 5 into 4, इनको लिखने का कोई शॉर्ट तरीका है? सोर्स मटेरियल में फैक्टोरियल नोटेशन का जिक्र था। हाँ, फैक्टोरियल नोटेशन, वो एक्सक्लेमेशन मार्क पॉइंट वाला। हाँ। ये बस एक शॉर्ट हैंड है पहले n नेचुरल नंबर्स के प्रोडक्ट के लिए। जैसे 5 फैक्टोरियल का मतलब है 5 into 4 into 3 into 2 into 1, जो 120 होता है। हाँ, वैसे ही 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 into 2 into 1 इक्वल टू 6, 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 24, 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। और सोर्स में देखा था 0 फैक्टोरियल को 1 डिफाइन किया गया है। ये थोड़ा अजीब नहीं? 0 का प्रोडक्ट 1। हाँ, ये डेफिनेशन कंसिस्टेंसी के लिए है, खासकर जब हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के फॉर्मूलाज देखते हैं। मैथ्स को स्मूथ बनाने के लिए कन्वेंशन है ये। अच्छा। इसकी एक यूजफुल प्रॉपर्टी है, n फैक्टोरियल को हम n into n-1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। जैसे 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 into 4 फैक्टोरियल। एग्जैक्टली इससे कैलकुलेशंस आसान हो जाती हैं। हाँ। जैसे मान लो 7.5 पॉइंट निकालना है, तो 7 पॉइंट को लिख सकते हैं 7 into 6 into 5। हाँ, फिर 5 पॉइंट ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, बचा 7 into 6 is 42। नाइस। देखा? और हाँ, याद रखना, फैक्टोरियल सिर्फ होल नंबर्स 0, 1, 2 डॉट 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 के लिए डिफाइंड है। नेगेटिव नंबर्स या फ्रैक्शंस का फैक्टोरियल नहीं होता। ओके, तो अब इस फैक्टोरियल नोटेशन को यूज करके परम्यूटेशन का कोई जनरल फॉर्मूला है? बिल्कुल है। थ्योरम 1 कहता है कि n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट्स लेकर परम्यूटेशंस बनाने के तरीके, जिसे NPR लिखते हैं। हाँ, NPR, वो होता है n पॉइंट n माइनस r पॉइंट। यहाँ कंडीशन है 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन इक्वल टू n। अरे वाह, तो नंबर 6 लेटर्स में से 3 लेकर परम्यूटेशंस यानी 6p3। हाँ, क्या होगा? 6.6 minus 3 point यानी 6.3 point। जिसे हमने खोला था 6 into 5 into 4 into 3 पॉइंट। तो 3 point कट गया, बचा 6 into 5 into 4 is equal to 120। अरे ये तो वही आंसर है जो पहले निकाला था। फॉर्मूला काम कर रहा है। हाँ जी, ये फॉर्मूला कैलकुलेशंस को कंसाइज बना देता है। तो जैसे वो एग्जांपल था, 12 लोग हैं, उनमें से एक चेयरमैन और एक वाइस चेयरमैन चुनना है। हाँ। या ऑर्डर मैटर करता है? बिल्कुल, चेयरमैन अलग है, वाइस चेयरमैन अलग। तो ये 12p2 हुआ। हाँ, फॉर्मूला लगाइए। 12p2 is equal to 12 bracket 12 minus 2 हाँ, is equal to 12.10। और 12 डॉट होता है 12 into 11 into 10। हाँ, तो 10 कट गया, बचा 12 into 11 is equal to 132 तरीके। परफेक्ट। और अगर रेपिटेशन अलाउड हो तो परम्यूटेशन का फॉर्मूला क्या था? वो भी था ना? हाँ, वो सिंपल था। थ्योरम 2, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट्स लेकर परम्यूटेशंस रेपिटेशन अलाउड के साथ होते हैं nr। अच्छा, n to the power r। हाँ, जैसे रोज का रेपिटेशन अलाउड था 44 is equal to 256। करेक्ट, और नंबर 3 लेटर्स रेपिटेशन अलाउड था 63 is equal to 216। बिल्कुल। गॉट इट। अब एक ट्रिकी सिचुएशन लेते हैं। अगर सारे ऑब्जेक्ट्स अलग अलग ना हो तो? हाँ जैसे रूट शब्द है, हाँ, इसमें क्या खास है? 4 लेटर्स हैं पर o 2 बार आ गया। आइडेंटिकल लेटर्स। हाँ, तो यहाँ 4 फैक्टोरियल यानी 4p4 is equal to 24 परम्यूटेशंस नहीं होंगे। क्यों? सोचिए, अगर हम दोनों o को टेम्परेरी नाम देंगे O1 और O2, ठीक है, O1 और O2। तो ROO1 O2T और RO2O1T ये दोनों अलग अरेंजमेंट्स लगते हैं, है ना? हाँ, लगते तो हैं। लेकिन जैसे ही हम O1 और O2 को वापस O बनाते हैं, ये दोनों अरेंजमेंट्स क्या बन जाते हैं? रूट। दोनों ही रूट बन गए। एग्जैक्टली। मतलब आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स के कारण कुछ परम्यूटेशंस असल में सेम हो जाते हैं। हमें उन्हें एक ही बार गिनना है। तो जितने आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं उनके अरेंजमेंट से डिवाइड करना पड़ेगा। रूट में 2 O हैं जो आपस में 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 तरीकों से अरेंज हो सकते हैं, O1 O2 या O2 O1। हाँ, तो हम टोटल अरेंजमेंट्स 4 को इस 2 से डिवाइड करेंगे। मतलब 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 12 डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट्स। प्रिसाइसली यही लॉजिक है। तो ये इंस्टीट्यूट जैसे शब्दों पर भी लगेगा। उसमें 9 लेटर्स हैं, I 2 बार, T 3 बार। हाँ, तो टोटल डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट्स कितने होंगे? कुल 9 लेटर्स, तो 9 डिवाइड करेंगे। 2 I's हैं तो 2 से और 3 T हैं तो 3 से, मतलब 9.2.3। एक्सीलेंट, यही फॉर्मूला है। थ्योरम 4 यही कहता है, n ऑब्जेक्ट्स हों जिनमें P1 एक तरह के, P2 दूसरी तरह के, तो टोटल परम्यूटेशंस इज इक्वल टू n डॉट P1 P2 डॉट 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 P0। समझ गया। तो इलाहाबाद में 9 लेटर्स, A 4 बार, L 2 बार,
इसके अरेंजमेंट्स होंगे 9.4.2। कैलकुलेशन छोड़ते हैं पर लॉजिक क्लियर है। बिल्कुल। तो ये थे परम्यूटेशंस अरेंजमेंट्स जहां ऑर्डर इज की। हाँ। लेकिन कई बार हमें सिर्फ चीजें सिलेक्ट करनी होती हैं, उनका ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता। अच्छा, जैसे वहां आता है कॉम्बिनेशन यानी संचय। सोचिए 3 टेनिस प्लेयर्स हैं XYZ, हमें 2 प्लेयर्स की टीम बनानी है। ठीक है, 2 की टीम। अब टीम XY और टीम YX, क्या ये अलग अलग टीम्स हैं? नहीं, प्लेयर्स तो वही हैं, एक्स और वाई, टीम तो एक ही हुई। एग्जैक्टली, यहाँ ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा। तो पॉसिबल टीम्स कितनी हैं? एक्स वाई, वाई जेड, जी एक्स, बस 3 ही हुई, एक्स वाई, वाई जेड, जी एक्स। हाँ, परम्यूटेशन होता तो एक्स वाई और वाई एक्स अलग गिने जाते हैं, 3p2 = 6 होते हैं। लेकिन कॉम्बिनेशन में सिर्फ 3 ही है, 3c2 = 3। कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन विदाउट रिगार्ड टू ऑर्डर। अच्छा। जैसे वो हैंडशेक वाला प्रॉब्लम होता है, 12 लोग कमरे में हैं, सब एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। हाँ। एक्स ने वाई से मिलाया या वाई ने एक्स से, हैंडशेक तो एक ही गिना जाएगा, ऑर्डर मैटर नहीं करता। बिल्कुल। या सर्कल पर पॉइंट्स हों, 7 पॉइंट्स हैं, उन्हें जोड़कर कितने कॉर्ड्स बना सकते हैं? पॉइंट A को B से जोड़ो या B को A से, कॉर्ड तो वही रहेगा। ये भी कॉम्बिनेशन है। सही पकड़े, ये सब कॉम्बिनेशन के एग्जाम्पल्स हैं। अब इसका फॉर्मूला कैसे बनता है? हाँ, फॉर्मूला। सोचिए, हमने n चीजों में से r चीजें सेलेक्ट की, ये हुआ कॉम्बिनेशन। मान लो NCR तरीके हैं। ठीक है, NCR तरीके से सिलेक्ट किया। अब ये जो r चीजें सेलेक्ट हुई हैं, इनको आपस में कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं? अरेंज मतलब परम्यूटेशन। तो R चीजों को R फैक्टोरियल तरीकों से अरेंज कर सकते हैं। एग्जैक्टली। तो देखिए, पहले सिलेक्ट करना NCR तरीके एंड फिर उन्हें अरेंज करना R फैक्टोरियल तरीके। एंड मतलब मल्टीप्लाई। हाँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, तो हमें क्या मिलना चाहिए? हमें मिलना चाहिए n में से r चीजों का परम्यूटेशन, NPR। और यहाँ मतलब NPR = NCR × R फैक्टोरियल। बिंगो! यही कनेक्शन है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के बीच। वाओ! तो इससे NCR का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। हाँ, NCR = NPR अपॉन R फैक्टोरियल। हाँ, और NPR का फॉर्मूला क्या था? NNR। तो NCR क्या बना? NNR अपॉन R फैक्टोरियल। मतलब NNR अपॉन R फैक्टोरियल, ये है कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। करेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इसके कुछ यूजफुल प्रॉपर्टीज भी हैं। जैसे NC0, XC20, XC9 हमेशा 1 होता है, मतलब n में से n सिलेक्ट करने का एक ही तरीका है, सब ले लो। ठीक है, और NC0 भी 1 होता है, n में से 0 सिलेक्ट करने का भी एक ही तरीका, कुछ मत लो। ये भी लॉजिकल है। और एक प्रॉपर्टी जो कैलकुलेशन में बहुत काम आती है, NCR = NCn-R। NCR is equal to NC0x20x18 plus n-A। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है R चीजें सिलेक्ट करना उतने ही तरीकों से हो सकता है जितने तरीकों से n-R चीजें रिजेक्ट करना। अच्छा, कैसे यूजफुल है ये? मान लीजिए आपको 10C8 निकालना है, फॉर्मूला से 10, 8, 2 थोड़ा लंबा है। हाँ। लेकिन ये प्रॉपर्टी कहती है कि 10C8 = 10C10 - 8 = 10C2। अरे 10C2 तो आसान है, 10.2.8 = 10 × 9 डिवाइडेड बाय 2 × 1 = 45। एग्जैक्टली, तो 10C8 भी 45 ही होगा, कैलकुलेशन बच गई। ब्रिलियंट, ये तो बहुत हैंडी है। एक और प्रॉपर्टी थी शायद, NCA = NC0x20x18x वाली। हाँ, अगर NCA = NC0x20x18 है, तो या तो A = B होगा या फिर A + B = N होगा। ये भी प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करती है। समझ गया, ये सब टूल्स हैं बेसिकली। चलो एक एग्जांपल देखते हैं, कमेटी वाला। हाँ, मान लीजिए 2 men और 3 women हैं, इनमें से 3 लोगों की कमेटी बनानी है। ठीक है, टोटल 5 लोग, 2 + 3 हो गए, 3 चुनने हैं। कमेटी में ऑर्डर मैटर नहीं करता, A, B, C की कमेटी वही है जो B, C, A की। हाँ, तो ये कॉम्बिनेशन है। तो 5C3। एग्जैक्टली, कितना होगा 5C3? 5C3 = 5C2 भी होगा प्रॉपर्टी से, = 5 × 4 वाह, अपॉन 2 × 1 = 10 तरीके। परफेक्ट। 10 पॉसिबल कमिटीज बन सकती हैं। अब इसमें एक कंडीशन डालते हैं। ओके। कमिटी में एग्जैक्टली 1 मैन और 2 वुमेन होनी चाहिए। अच्छा, तो अब हमें 2 काम करने हैं। 2 men में से 1 man चुनना है एंड 3 women में से 2 women चुननी है। हाँ, एंड आ गया बीच में। एंड मतलब मल्टीप्लाई करना है। यस, तो 2 men में से 1 man चुनने के कितने तरीके? 2C1 = 2 और 3 women में से 2 women चुनने के? 3C2, ये 3C1 के बराबर होगा, तो 3 तरीके। राइट, तो टोटल कमिटीज इस कंडीशन के साथ कितनी बनी? 2C1 × 3C2 = 2 × 3 = 6। बिल्कुल, 6 ऐसी कमिटीज बनेंगी। ये एंड और OR का लॉजिक PNC में लगता है बहुत जरूरी है। कार्ड्स वाले एग्जाम्पल में और दिखेगा शायद। हाँ, वो क्लासिक एग्जाम्पल है, 52 कार्ड्स के डेक में से 4 कार्ड्स सेलेक्ट करने हैं। ठीक, टोटल वेज तो 52C4 होंगे, बहुत बड़ा नंबर आएगा ये तो। हाँ, 270725 आता है,
पर हम स्पेसिफिक कंडीशंस देखते हैं, जैसे ए, चारों कार्ड सेम सूट के हों। सेम सूट मतलब या तो चारों हार्ट्स हों और चारों डायमंड्स और चारों क्लब्स और चारों स्पेड्स। हाँ, ओआर आ गया। तो ऐड करेंगे, हर सूट में 13 कार्ड्स होते हैं, तो 13 में से 4 चुनना है, 13C4। हाँ, तो टोटल वेज इक्वल्स 13C4 प्लस 13C4 प्लस 13C4 प्लस 13C4 इक्वल्स 4 इंटू 13C4। 13C4 कितना होता है? 13, 12, 11, 10, 4, 3, 2, 1, 13, 11, 5, 715। करेक्ट। तो 4 इंटू 715 इक्वल्स 2860 तरीके। ठीक है, अब आए चारों कार्ड अलग अलग सूट क्यों? मतलब 1 हार्ट से लेना है, एंड 1 डायमंड से, एंड 1 क्लब से, एंड 1 स्पेड से। ए एंड डी तो मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, हार्ट से एक चुनने के 13C1 तरीके, डायमंड से 13C1, क्लब से 13C1, स्पेड से 13C1। 13C1 तो 13 ही होता है, तो 13 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 13 यानी 13 टू द पावर 4। एग्जैक्टली, 13 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 28561 तरीके। वाओ, ओके। बाकी कार्ड एग्जांपल्स का लॉजिक भी ऐसे ही चलेगा? हाँ। फेस कार्ड्स वाला 2 रेड 2 ब्लैक ऑल सेम कलर। हाँ बिल्कुल, लॉजिक वही रहेगा। कंडीशंस देखो, एंड है या और देखो, और कॉम्बिनेशंस फॉर्मूला यूज करो। जैसे 2 रेड एंड 2 ब्लैक मतलब 26C2 रेड से इंटू 26C2 ब्लैक से। और ऑल 4 सेम कलर मतलब या तो 4 रेड 26C4 और 4 ब्लैक 26C4, तो 26C4 प्लस 26C4। परफेक्ट। कैलकुलेशंस लंबी हो सकती हैं पर अप्रोच क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो अब फाइनली परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन को साइड बाय साइड रखें तो द कोर डिफरेंस। आप बताइए क्या समझ आया? मेरे ख्याल से सबसे बड़ा फर्क ऑर्डर का है। बिल्कुल। परम्यूटेशन मतलब क्रमचय, यह है अरेंजमेंट, यहाँ ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। जैसे लेटर्स से वर्ड बनाना, रोज अलग, रियोज अलग, या पोजीशंस देना, चेयरमैन अलग, वाइस चेयरमैन अलग, सिग्नल्स बनाना, फॉर्मूला NPR इक्वल टू N.N-R। करेक्ट। और कॉम्बिनेशन मतलब संचय, ये है सिलेक्शन, यहाँ ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, जैसे टीम बनाना। टीम XY और YX एक ही हैं, कमिटी बनाना, कार्ड सेलेक्ट करना, हैंडशेक्स गिनना, फॉर्मूला NCR इक्वल टू N.R.N-R। एक्सीलेंट डिस्टिंक्शन। एक क्विक एग्जांपल से रैप अप करते हैं। ABC में से 2 लेटर्स चुने हैं, हाँ, परम्यूटेशंस होंगे AB, BA, AC, CA, BC, CB, टोटल 3P2 इक्वल टू 6। राइट। कॉम्बिनेशंस होंगे AB, AC, BC, टोटल 3C2 इक्वल टू 3, क्योंकि AB और BA एक ही कॉम्बिनेशन है। परफेक्टली समराइज्ड। तो हमने आज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से शुरू किया, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन प्रिंसिपल। हाँ, फिर फैक्टोरियल नोटेशन देखा जो कैलकुलेशन में हेल्प करता है। फिर परम्यूटेशंस के डिफरेंट टाइप्स देखे, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, नॉन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, रिपीटिशन अलाउड, नॉट अलाउड। और फिर कॉम्बिनेशंस पर आए जहां ऑर्डर मैटर नहीं करता, उसका फॉर्मूला, प्रॉपर्टीज, और सबसे जरूरी परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के बीच का फंडामेंटल डिफरेंस समझा। और इन सब टेक्निक्स का पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि हम बड़ी बड़ी काउंटिंग प्रॉब्लम्स को बिना एक्चुअली एक एक पॉसिबिलिटी को लिस्ट किए सॉल्व कर सकते हैं। काउंटिंग विदाउट एक्चुअल काउंटिंग। एग्जैक्टली, ये एक तरह का मैथमेटिकल शॉर्टकट है कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज को हैंडल करने का। अब आखिर में एक इंटरेस्टिंग बात, हमारे सोर्स मटेरियल में NCERT बुक में एक छोटा सा हिस्टोरिकल नोट है। अच्छा, क्या है उसमें? वो बताता है कि परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस के कॉन्सेप्ट्स की जड़ें एंशिएंट इंडिया में भी मिलती हैं। रियली? हाँ, जैन मैथमेटिशियंस महावीरा अराउंड 850 AD, फिर भास्कराचार्य 1114 AD, इन्होंने इस पर काम किया था। पिंगला का काम तो 3rd सेंचुरी BC का बताया गया है। वाओ, ये तो फैसिनेटिंग है। अक्सर हम मैथमेटिक्स के डेवलपमेंट को सिर्फ वेस्टर्न लेंस से देखते हैं। सही बात है। ये सोचना इंटरेस्टिंग है कि क्या ऐसे और भी मैथमेटिकल आइडियाज हैं जिनकी हिस्ट्री, जिनकी ओरिजिन्स अभी भी पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं हुई हैं। मे बी काउंटिंग की कहानी उतनी सिंपल नहीं जितनी हम समझते हैं। बिल्कुल, एक प्रोवोकेटिव थॉट है ये। और इसी थॉट के साथ आज की ये परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस की गहराइयों वाली बातचीत यहीं खत्म करते हैं। बिल्कुल, काफी कुछ कवर किया हमने।